नमस्कार दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के पीछे ईडी है, मीसा भारती के पीछे ईडी है, तेजस्वी यादव के पीछे ईडी है, राबड़ी जी के पीछे ईडी है, मनीष सिसोदिया के पीछे ईडी है, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता के पीछे ईडी है, सोनिया गांधी के पीछे ईडी है, गिनते जाइए, राहुल गांधी के पीछे ईडी है, एनसीपी के नेता हसन मुशर्रफ के पीछे ईडी है, उद्धव वाली शिवसेना के अनिल पूरब के पीछे ईडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पीछे ईडी है, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के पीछे ईडी है, एनसीपी नेता नवाब मलिक के पीछे ईडी है, कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे डीके शिवकुमार के पीछे भी ईडी है, शिवसेना के संजय राउत के पीछे ईडी है, एनसीपी नेता अनिल देशमुख के पीछे भी ईडी है। दोस्तों, जानते हैं आप कि इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? इन सब में कॉमन फैक्टर ये है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। इन सब में कॉमन ये है कि ये सब बीजेपी विचारधारा के विरोधी लोग हैं। इन सब में कॉमन ये है दोस्तों कि ये सब अलग अलग राज्यों में बीजेपी के प्रतिद्वंदी हैं। ये सभी बीजेपी के पक्ष में नहीं है। इन सब में कॉमन ये है दोस्तों कि इन सब ने बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं किया है। दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो में आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगी कि बीजेपी खुलेआम ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कैसे कर रही है। आज ऐसे ऐसे सबूत आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जो आपको झकझोर कर रख देगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जिन लोगों ने बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए, ईडी उनके पीछे जाना बंद कर चुकी है। कैसे बीजेपी में शामिल होते ही विपक्षी नेताओं के केस खत्म हो जाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यान से सुनते जाइए। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कभी कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। असम के शारदा घोटाले में फंसे थे। 2014 में गुवाहाटी वाले घर और इनके न्यूज चैनल न्यूज लाइव पर सीबीआई का छापा पड़ता है। हेमंत बिस्वा शर्मा से सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में घंटों तक पूछताछ चलती है। फिर 2014 के बाद आता है 2015। मोदी जी प्रधानमंत्री हो चुके थे। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए और पाप नाशक बीजेपी की मशीन ने हेमंत बिस्वा शर्मा के सारे पाप धुल डाले। जांच कहां गई मालूम नहीं, जांच कहां तक पहुंची कुछ मालूम नहीं। ऐसा लगा कि जैसे इनके केस की जांच करने वाले सीबीआई के सारे अधिकारियों ने संन्यास ले लिया हो। बीजेपी में शामिल होने के बाद भाई साहब से पूछताछ कभी हुई ही नहीं। अब आगे आइए, अगले हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी से इनकी बहुत अच्छी बनती है, दीदी के बड़े दुलारी थे। फिर 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु और मुकुल रॉय नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए पाए गए। 2020 में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय वगैरह वगैरह बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट में ना तो शुभेंदु अधिकारी का नाम था और ना ही मुकुल रॉय का। यानी बीजेपी में आते ही इनके पाप धुल गए। और सुनिए, मुकुल रॉय बड़े चालू भी निकले। जैसे ही बीजेपी ने पाप धो दिए, वैसे ही फिर ममता बनर्जी की पार्टी में ही वापस चले गए। You very चालाक ब्रो। दोस्तों, ऐसे ही एक मामला महाराष्ट्र में था, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार पर तमाम केस दर्ज थे। अजीत पवार ने शरद पवार को 1-2 दिन के लिए धोखा दिया, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और बीजेपी से हाथ मिलाते ही अजीत पवार के सारे केस खत्म हो गए। अजीत एक नंबर की चालू चीज थे। जैसे ही केस खत्म हुए वैसे एनसीपी के साथ आ गए। आपको महाराष्ट्र का एक और किस्सा याद दिलाती हूँ, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आपको बोर नहीं होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईडी कथा चल रही है, आपको ध्यान से सुनना है, तो ध्यान से सुनते जाइए। हाँ, तो महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी तोड़कर शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। कहते हैं कि वो सरकार भी ईडी और सीबीआई के जोर पर बनी थी। यहां तक कि महाराष्ट्र की विधानसभा में ईडी के नारे तक लग गए थे। महाराष्ट्र सरकार की हाईजैकिंग के 2 केस आपको बताती हूँ, जिससे आपको मालूम चलेगा कि ईडी क्या चीज है और सरकारें गिराने बनाने में ईडी का क्या रोल होता है। दोस्तों, शिवसेना में एक नेता है अर्जुन खोटकर। 2016 से 19 के बीच बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे थे। इन पर ईडी जांच कर रही थी। जुलाई में उद्धव गुट छोड़कर खोटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। जब वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो हालात के हाथों मजबूर हैं। शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई भी खबर नहीं आई है। तो जहां जहां के नेताओं ने बीजेपी के आगे सरेंडर किया, वहां वहां नेताओं के केस या तो खत्म हो गए या फिर जांच रुक गई। लेकिन विपक्ष के जो नेता बीजेपी के आगे तन कर खड़े रहे,
उनके सिर पर मोदी जी की ईडी का तोता मंडरा रहा है। आप प्रज्ञा मिश्रा के वीडियो पर हैं और हमारी खासियत है दोस्तों कि हम फर्जी की लफबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं, फैक्ट पर बात करते हैं। अब तक विपक्ष पर ईडी और सीबीआई के एक तरफा इस्तेमाल की पूरी फेहरिस्त आप देख रहे थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पिछले 8 सालों में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से यानी 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 121 नेताओं में से 115 विपक्ष के नेता हैं, यानी लाखों नेताओं के बीच ईडी को सिर्फ विपक्ष के नेता ही मिल रहे हैं। अब ये संयोग तो नहीं होगा कि 95% कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर ही हुई है। कांग्रेस के टाइम पर 2004 से लेकर 2014 के 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की, इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। दोस्तों, बीजेपी सरकार आने के बाद अचानक विपक्ष के नेता ईडी करने लगे। ईडी के छापों की बाढ़ कैसे आ गई, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज मैं आपको ये बताऊंगी और आपको ये जानना जरूरी भी है कि ईडी के छापे इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको कांग्रेस के शासनकाल में यानी 2012 में चलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले वहीं लागू किए जाते थे जहां घपला 30 लाख की रकम से ज्यादा होता था। साल 2013 में 30 लाख की सीमा खत्म कर दी गई। अब ये हो गया कि रकम कितनी भी हो, घपला करने वाले की जांच करने के लिए ईडी को आजादी दे दी गई। लेकिन अभी ईडी को असली पावर मिलनी बाकी थी। ईडी को असली पावर मिली 2019 में, जब मोदी सरकार में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को गंगाधर से शक्तिमान बना दिया गया। ईडी के अधिकारियों को यह पावर दे दी गई कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी को यह शक्ति भी दे दी गई कि अगर एजेंसी को लगता है कि किसी ने गैर कानूनी तरीके से लेन देन किया है या पैसे कमाए हैं तो ईडी उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, इसके बाद शुरू हुआ ईडी का खौफ। दोस्तों, पुलिस अगर किसी को समन करती है तो समन करने वाले को यह बताया जाता है कि उसे गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है। लेकिन ईडी इस तरह की कोई जानकारी नहीं देती, केवल बुलाया जाता है। जो करना है ईडी अपने दफ्तर में करती है। ईडी के अधिकारियों के सामने अगर आपने कोई बयान दिया तो उसे कोर्ट में सबूत माना जाता है। पुलिस वालों के केस में अगर आरोपी कोर्ट में कह देता है कि दरोगा जी ने भैया बहुत मारा था इसीलिए हम डरकर बयान दे दिए थे, लेकिन यहाँ ये भी नहीं कह सकता। यह मैजिस्ट्रेट की निगरानी में बयान देना जरूरी नहीं है। आम एफआईआर में जिस पर आरोप होता है उसके पास अधिकार होता है कि वो एफआईआर की कॉपी मांग सके, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी को कोई कॉपी नहीं देनी होती है। जब तक चार्जशीट नहीं दायर होती है तब तक मालूम ही नहीं होता है कि धाराएं क्या लगी हैं, गुनाह क्या है। ईडी 60 दिन में चार्जशीट दायर करती है। ईडी की कार्रवाई में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है दोस्तों कि एफआईआर ना होने से कोर्ट में खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ बहस कर पाना आरोपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये है विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने वाली ईडी की पूरी कहानी। ऐसा नहीं होगा कि माल केवल विपक्ष के नेताओं ने ही काटा हो। ऐसा नहीं होगा कि 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई तभी से विपक्ष के नेताओं ने दिन दुगनी रात चौगुना माल काटना शुरू कर दिया हो और सत्ता पक्ष के लोग बस मुंह में दूध दबाकर बैठे हों। इतिहास गवाह है कि जिसके पास सत्ता आई है उससे कानून को जेब में रखकर खुलकर मलाई खाई है। आज जो सत्ता में है कल जब नहीं होंगे तब इनके भी कारनामे इसी तरह ईडी निकाल कर लाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन बहुत मेहनत करके आपके लिए ये जानकारियां जुटाई जाती हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है और मेरी वीडियोस पसंद है तो आशा है कि आप किसी न किसी से सब्सक्राइब जरूर करवा लेंगे और ज्वाइन करके हमारा सपोर्ट भी कीजिएगा। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।